शुरू करें। मित्रों, विगत 24 घंटे में या 24 से 36 घंटे में देश ने दो प्रकार के दृश्य देखे। एक, विगत 100 वर्षों से देश के लिए निरंतर समर्पित, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक उत्थान के लिए अपना प्रतिपल समर्पित करने वाले विश्व के सबसे बड़े संगठन, सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी पूर्ण होना और उस शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ऐसा सिक्का जारी होना जिसमें संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारत की मुद्रा पर मां भारती का चित्र। और इन्हीं 24 घंटे में देश ने एक दूसरा दृश्य देखा कि 140 साल पुरानी पार्टी, एक ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा स्थापित पार्टी, जिसके पहले 25 साल में अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे, और 100 साल से जिसका एक ही परिवार का उस पर वर्चस्व है। आप सब लोगों को यदि ना ध्यान हो तो मोतीलाल नेहरू 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1928 के बाद 29 में उन्होंने अध्यक्षीय सीधे मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर की थी। यानी 100 साल से एक ही परिवार के आधिपत्य के बाद भी उस संगठन के पतन और सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मात्र कुछ दिन पहले मैंने ही आपको एक बाइट देते समय एक आवश्यक सूचना दी थी कि राहुल गांधी जी पुनः विदेश जा चुके हैं और फिर आप तैयार रहिएगा, कोई ना कोई भारत विरोधी बयान अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। अगर सीधे दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से, और खिड़की से नहीं तो रोशनदान से मिलेगा। इसलिए आप लोग चारों तरफ से सतर्क रहिएगा। और आज उसी की एक बानगी दिखाई पड़ी है। ये दो अंतर देश की जनता के सामने स्पष्ट हैं कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। और यह कोई अपने आप में अलग सामान्य घटना नहीं है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी इतनी बार विदेश में जाकर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं कि मैं उन सबको गिनाऊंगा तो आप सबका समय बिना वजह व्यर्थ होगा। अभी सितंबर 2025 में जो अभी इन्होंने बयान दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो अभी आज दिया है, इससे पहले वो सितंबर 2024 में वॉशिंगटन, 9 सितंबर 2024 को अमेरिका के टेक्सास, सितंबर 2024 में वर्जीनिया, 6 मार्च 2023 को लंदन, फिर मार्च 2023 में फिर लंदन, और मार्च 2023 में कश्मीर को लेकर अन्य विषयों को लेकर उन्होंने बोला है। मई 2022 में लंदन में, मई 2022 में रूस यूक्रेन के बारे में उन्होंने बोला, फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी में मार्च 2021, दुबई में जनवरी 2019, लंदन में अगस्त 2018, मलेशिया में मार्च 2018, सिंगापुर में मार्च 2018, बहरीन में जनवरी 2018 और अमेरिका में सितंबर 2017। एक लंबी कहानी है जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने लंदन के चैटम हाउस में यह कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट। इससे ज्यादा बड़ा अपमान हो सकता है। और मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर उन्हें न याद हो तो यह वही चैटम हाउस है जहां पर 20 अक्टूबर 1931 को महात्मा गांधी ने प्राचीन भारतीय संस्कृति की महानता बताते हुए ब्रिटिश सरकार को भारत की समस्त समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया था। और उन्होंने कहा था, इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम, अगेन आई एम सेइंग 20 अक्टूबर 1931, चैटम हाउस लंदन, उन्होंने कहा था, ब्रिटिश हैव डिस्ट्रॉयड द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया विच वॉज अ ब्यूटिफुल ट्री, और जो बिल्कुल समानता का था, और उसे नष्ट कर दिया। 100 साल पहले, यानी 1931 से 100 साल पहले, यानी
गांधी जी का कहना था 1820-25 के आसपास। अब भैया गांधी जी सही थे कि राहुल गांधी सही है, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं। चैंटम हाउस में दिया गया महात्मा गांधी का बयान सही था या आज की डेट में वहां से लेके कोलंबिया और स्टैनफोर्ड में दिया जा रहा राहुल गांधी का बयान सही है? यह बात मैं सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। और जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। और वो भी इस देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के लोकतांत्रिक परिपक्वता और जो विस्तार के सबसे बड़े प्रतीक हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने वाला व्यक्ति लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुनकर बना, उसको वो सरमन दे जो कि अंग्रेजों से दोस्ती करके, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित होकर और किसी की कृपा से प्रधानमंत्री का पद पाकर पिछले 100 सालों से अपना राजतंत्र येन केन प्रकारेण संरक्षित किए हैं। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी रहा हो, सत्ता गांधी परिवार के हाथ में रही है, इसलिए कांग्रेस के लोग ये कह के बचाव नहीं कर सकते अमुक अध्यक्ष था। अभी आपको ध्यान हो खड़गे जी क्या बोले थे अपने ही प्रांत के मुख्यमंत्री के बारे में कि साहब हाईकमान तय करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खुद हैं। जब आप विपक्ष में हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष से बड़ा हाईकमान कौन होता है, यह दर्शाता है। मगर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगला सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तो उन्हें यह क्यों नहीं दिखाई पड़ता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दिसंबर 2024 में बाकायदा रिसर्च की है कि भारत का मोदी जी के अंडर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ, इस पे केस स्टडी की है। ये राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? स्टैनफोर्ड ने अपनी एक एआई इंडेक्स रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उसने कहा है कि इंडिया हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्लोबल एआई स्किल पेनिट्रेशन एंड इज इन द टॉप 4 कंट्रीज ऑफ एआई वाइब्रेंसी। ये किसने कहा? स्टैनफोर्ड। जिस स्टैनफोर्ड में जाकर राहुल गांधी भारत के बारे में अपशब्द, अपमानजनक और निरर्थक व्यर्थ की बातें करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक एल्सेवियर टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट 2025 में जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि द लिस्ट फीचर 6,239 इंडियन रिसर्चर्स इन द टॉप 2% ऑफ द ग्लोबल साइंटिस्ट, highlighting India's rapid growth in the growing footprints and significant contribution in the international scientific research. अब आइए साहब, 27 मार्च 2025 को चैटम हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया सीक्स ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड चेंजेस द इंटरनेशनल ऑर्डर। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जुलाई 2025 ने एक गिनी इंडेक्स की है जो इनइक्वालिटी को तय करती है कि किस देश में कितनी इनइक्वालिटी है, यानी अमीर गरीब के बीच की खाई कितनी ज्यादा है। उसमें वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज में उन्होंने कहा इंडियाज गिनी इंडेक्स स्टैंड फॉर 25.5, सो इंडिया स्टैंड मच लोअर देन चाइना, अमेरिका में। उन सबके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। बड़ी इकोनॉमीज में सबसे कम इनइक्वालिटी अगर है तो भारत में है। और ये किसने अपनी रिपोर्ट जारी की है? ये वर्ल्ड बैंक ने जुलाई 2025 में रिपोर्ट जारी की है और ये कहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी अब भारत में केवल 2.3% रह गई है। राहुल गांधी को ये नहीं दिखाई पड़ता। ऑक्सफोर्ड जाते हैं तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल ने दिसंबर 2024 में यह कहा था कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन इज अ गेम चेंजर इंडियाज डिजिटल गवर्नेंस लैंडस्केप। ग्लोबल टाइम्स ने जनवरी 2024 में यह कहा कि भारत ने कुछ सालों में अपनी इकोनॉमी को जिस तेजी से स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म करके किया है उससे भारत बहुत शक्तिशाली बना है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये फॉरेन में जाकर बोलने वाले राहुल गांधी जी को फॉरेन की ये चीजें नजर क्यों नहीं आती? अब उससे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी जी में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसकी वजह से वहां पे उनको विदेश की यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं, जबकि कांग्रेस में एक से एक बुद्धिमान लोग हैं। चिदंबरम साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, शशि थरूर, मनीष तिवारी और बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं। इवन जयराम रमेश, इवन उनके अंकल सैम पित्रोदा जो परमानेंट विदेश में रहते हैं, जिनकी इमेज है कि इंटेलेक्चुअल वाली, उनमें से किसी को नहीं बुलाया जाता है और राहुल गांधी जी को ही बुलाया जाता है। इवन भारत में भी किसी यूनिवर्सिटी में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। आपने शायद कन्वोकेशंस में भी राहुल गांधी जी को जाते नहीं देखा हुआ। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में नहीं बुलाया जाता।
2004 से 14 के बीच में उनकी केंद्र में सरकार रही, तब नहीं बुलाया जाता। फिर भारत के बाहरी क्यों उनको बुलाया जाता है, यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और वो कितने बुद्धिमान हैं और उनका कितना जबरदस्त ज्ञान है, मैं आपको एक उनके वीडियो का वॉइस सुनाना चाहता हूं। Why does a motorcycle weigh 100 kilos and a car weigh 3,000? Car carries, to carry one passenger, you need 3,000 kilos of metal in a car, if one passenger is driving a car. And a motorcycle has 100 kilos, carries two passengers. So why is a motorcycle able to carry two passengers with 150 kilos of metal and a car needs 3,000? And the answer is, it's the engine. Because it's the engine that kills you on impact. Right? And the motorcycle is light because the engine disappears from you when you have an accident. Right? Every time the engines in motorcycles are heavier and heavier. If you see, the power in motorcycles nowadays are becoming heavier, are higher than older motorcycles. But in a motorcycle, when you have an impact, the engine is separated from you. So the engine doesn't hurt you. Whereas in a car, when you have an impact, the engine comes into the car. So the entire car is designed to stop the engine from killing you. The electric motor breaks that centralized energy system. The electric motor allows you to put a motor there, put a motor there, put a motor there, put a motor there. So the electric motor is a decentralization of power. मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद अगर किसी के भी ज्ञान चक्षु उन्मीलन समझते हैं ना, उठने में कोई शंका रह गई हो तो समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसा अद्भुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान दिया है कि हार्ले डेविडसन से लेकर टोयोटा तक और वॉक्सवैगन से लेकर फोर्ड तक बैठे हुए इंजीनियरों ने मेरे ख्याल से छाती पीटना शुरू कर दिया होगा कि इतना जबरदस्त ज्ञान कहां से आ गया है। बताइए साहब, वो ये बता रहे हैं कि वो डिसेंट्रलाइजेशन है। अरे मेरे भाई, कार 4 व्हीलर है, वो 2 व्हीलर है। 2 व्हीलर में जायरोस्कोप लगा हुआ होता। मुझे लगता है हमारे जैसे अन्य भी जितने लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की होगी वो भी अपने को बहुत बौना समझ रहे होंगे राहुल गांधी जी के इस ज्ञान के आगे। और उसमें डिसेंट्रलाइजेशन वो बता रहे हैं। बिल्कुल साहब, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मगर वो 4 व्हीलर है। वो 4 व्हील ड्राइव में डिसेंट्रलाइजेशन होता है और वो 2 व्हील है। और वो कितना मजेदार बात बता रहे हैं कि साहब वो मोटर बाइक में जैसे ही एक्सीडेंट होता है इंजन अलग हो जाता है। मतलब लगता है जैसे कोई नट बोल्ट से जुड़ा हुआ हो। ये वैसे ही भाव है जैसे वो सोच रहे हैं भारत में ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, फला अलग हो जाएगा, ढिमा अलग हो जाएगा। आप सोचिए, ऐसे अद्भुत ज्ञान संपन्न व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलाया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं है मेरा, उन लोगों से सवाल है कि आपको उनमें ऐसा क्या नजर आता है। और दूसरे शब्दों में बात कहूं कि इसका मतलब आप जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ बोल के नहीं आते हैं, कुछ सीख के भी आते हैं। अभी देखिएगा, लौट के आने के बाद जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना और कहा था वो हाइड्रोजन बम नहीं, अभी तो एक हिस्सा है। तब लंका भी मलेशिया गए थे, जितना हिस्सा बताया गया होगा उतना लेके आए। अब जितना कुछ और बताया जाएगा, संभावना है उसको लेके आएंगे। क्योंकि इस ढंग की चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सोशल मीडिया में और पब्लिक मीडिया में अवेलेबल है। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जो कुछ बोला गया है ये सच है क्या? अगर सच है तो आपने दुनिया में कौन सी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है? वैसे शायद हो सकता है कि वो इसीलिए पढ़े हों, जैसे आपको याद हो ना, वो आप लोगों को भड़काने के लिए भी बोल रहे थे कि आईआईटी के पेपर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग सेट करते हैं, इसलिए पर्टिकुलर जो गरीब लोग हैं उनको वो उसमें से नहीं आ सकते हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाते। यानी मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी उनको कास्ट नजर आती है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें करने का उद्देश्य, मैं यहां राहुल जी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं देश से कहना चाहता हूं 100 साल से सत्ता को कब्जा रखने के वाले इस खानदान के बरखुरदार जो भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। और आपने देखा इस बार उन्होंने एक और बात बोली है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि इंडिया में 16-17 प्रकार की लैंग्वेजेस हैं। अभी आप देखिएगा लैंग्वेजेस पे लड़ाई कराने का प्रयास करेंगे। उत्तर दक्षिण में लड़ाई कराने का प्रयास कर चुके हैं। कर्नाटक के
फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं कि दक्षिण भारत वाले टैक्स ज्यादा देते हैं, तो पत्रकार ने उनसे पूछा तो क्या अलग होना चाहिए? उत्तर, हां जी अलग हो जाना चाहिए। बिहार को लेकर तेलंगाना और डीएमके तमिलनाडु के मंत्री जो बोल चुके हैं वो है प्रांतों में वैमनस्य फैलाओ। भाषा को लेकर तमिल हिंदी, कन्नड़ हिंदी, मराठी हिंदी और अब देखिएगा आने वाले टाइम में बंगला हिंदी। तो जातियों को लेकर अगड़े पिछड़े, सामान्य दलित सब में लड़ाना है, ये उनका पूरा एजेंडा साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं एक पंक्ति में कि जो कुछ पूरी फेहरिस्त नजर आ रही है राहुल गांधी की, एक गंभीर सवाल है देश की राजनीति के लिए और राजनीतिक चिंतकों के लिए। यदि कोई पार्टी सत्ता की लालच में या विवशता में विदेशी मूल का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हो जाती है, तो यह विदेशी मूल सिर्फ भूल साबित होता है या उस पार्टी और देश के लिए शूल साबित हो जाता है। आज लग रहा है कि वो उनके जैसा नेता प्रतिपक्ष होना भारत के लोकतंत्र के हृदय में एक शूल यानी कांटे की तरह है। और एक और बात, अभी आपने देखा होगा कल विजयदशमी का पर्व था, कांग्रेस के कई नेताओं ने आदतन, फितरतन, शरारतन और दूसरा कहूं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अनाप शनाप अपशब्द बोलते रहते हैं, तो उसमें कुछ नेता रावण बोलने लगते हैं, कुछ और बोलने लगते हैं। तो मैं उनको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोग राम भक्त कार्यसेवकों की हत्या करवाने वाले, उनका समर्थन करने वाले, राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाने पर भी न जाने वाले और बाबर की कब्र पर 3 पीढ़ियों तक बगैर बुलाए जाकर सिजदा करने वाले कि 1959 नेहरू, 69 इंदिरा गांधी, 2005 मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी, उनके बारे में देश की जनता का चित्त बहुत स्पष्ट है कि कौन रावणी वृत्ति का प्रतीक है और कौन राम के संस्कारों का प्रतीक है। तो जो कुछ कांग्रेस बोल रही है धरती के उस छोर से लेके इस छोर तक, इसके लिए कहा जा सकता है, मुझे एक पुराना गीत था ना, हर एक रूह घायल, हर एक रूह प्यासी। तो मैं कहना चाहूंगा, अब मैं वर्ड नहीं प्रयोग करना चाहता कि वो कौन किस मना स्थिति में है। कांग्रेस के लिए एक ही लाइन में कहूंगा, ये कांग्रेस है या आलम बदहवासी। तो वो पूरे बदहवासी के आलम में कांग्रेस आ चुकी है। और मैं देश से कहना चाहता हूं इस विषय पे कि ये खतरनाक शक्तियों के, विदेशी शक्तियों के हाथ में कांग्रेस जाने या अनजाने, मैं दोनों बात से कह रहा हूं, जो कांग्रेस के नेता जान रहे हैं वो देश के लिए, देश के साथ द्रोह कर रहे हैं। जो नहीं जान रहे हैं, अनजाने में टूल बने हुए हैं, उनको समझदारी दिखानी चाहिए और इन नेताओं को रोकना चाहिए। मगर बहुत स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस इस समय राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ का एक खिलौना बनती जा रही है। कांग्रेस का नेतृत्व एक जमाने में इतना परिपक्व था, आज की डेट में उतना ही अपरिपक्व है। कांग्रेस का नेतृत्व एक जमाने में अल्ट्रा लेफ्ट और इन लोगों को यूज करना जानता था, इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव तक। आज उनके द्वारा यूज होने लगा है। यह सिर्फ कांग्रेस के लिए समस्या नहीं है, आज देश के लिए चिंता का विषय है। धन्यवाद। देखिए, कोलंबिया में ही जहां वो गए हैं, भारत की कई मोटरसाइकिल, जिसमें बजाज है, टीवीएस है, अन्य मोटरसाइकिल्स वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है, उनके आने से पहले एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं जो हम आप सबके हाथ में है, मोबाइल हैंडसेट। 2014 से पहले भारत दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट कंज्यूमर था, क्योंकि आबादी में हम नंबर 2 थे और चाइना नंबर 1 था। आज हम 2nd बिगेस्ट प्रोड्यूसर हो गए हैं। उस समय केवल 2 फैक्ट्री थी, आज 240 फैक्ट्री हैं मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में नोएडा में है। और सबसे हाईटेक मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल के आईफोन की चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, ये बना कौन रहा है? अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, आसमान से कोई जिन्न आकर बना रहे हैं क्या? भारत ने विमान वाहक युद्धपोत बना लिया है, हम अपना मिसाइल बना रहे हैं,
एयरक्राफ्ट बना लिया, फाइटर एयरप्लेन बना लिया है। ये बना कौन रहा है? 8 करोड़ हमारे परिवार ऐसे हो गए हैं जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है, यानी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। ये बना कौन रहा है? मुझे लगता है जिसकी नजरों में मोदिया बिंदु हो गया हो, उसे मैन्युफैक्चरिंग नजर नहीं आती। मोदिया बिंदु यानी मोदी विरोध की मानसिकता नजर पे इतनी चढ़ जाए कि उसे सच दिखाई देना बंद हो जाए, उसे मोदिया बिंदु कहते हैं। और इंडी गठबंधन, जिसके नाम में भले ही इंडिया है पर दिल में इंडिया नहीं है, उसकी आंखों में मोदिया बिंदु हो गया है। अच्छा, उनके दौरे हुकूमत में जो सड़कों पे आते थे वो कौन थे? अब वो नजारे नजर नहीं आते, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो वही है, उनका असेसमेंट हमेशा गलत रहता है। महबूबा जी का असेसमेंट था ना कि जिस दिन धारा 370 हट जाएगी उस दिन तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। और आपने देखा कि डल लेक पे 2 तिरंगे की कतार थी। टीवी चैनल से जाके इंटरव्यू भी लिए। तो मुझे लगता है कि उनके असेसमेंट को फ्रस्ट्रेशन अधिक और एक्चुअल रियलाइजेशन कम मानना चाहिए। मैंने इसका उत्तर दे दिया है। और वो जितने भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करें, प्रधानमंत्री जी को कितना भी छोटा साबित करने का प्रयास करें, उससे प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व की गरिमा पर असर नहीं पड़ता। और अपने को कितना भी महान दिखाने का प्रयास करें, उनकी लघुता में गुरुता नहीं दिखेगी। इसे मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, वो लोग जो प्रधानमंत्री जी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाए, जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहें महिमा बदलत ना है। यानी भगवान कृष्ण को इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला गिरधर कहिए या छोटी सी मुरली उठाने वाला मुरलीधर, आप बड़े से छोटा भी करने का प्रयास करिए तो महिमा नहीं बदलती। और जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने को कहती है कि साहब ये विदेश में जाकर ये हम बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं राहुल गांधी, तो उनके लिए कहते हूं बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोलें बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। मगर ये खानदान का हीरा है या कुछ और है, ये मैं आप लोगों के विवेक पे छोड़ता हूं। वैसे तो एक बार देखिए समस्या क्या है कि भारत के कैटेगोरिकल स्टेटमेंट के बाद भी जिन लोगों के दिमाग एक गिरी हुई मानसिकता से ग्रस्त हैं, उन्हें गिरे हुए भारतीय जहाज नजर आ रहे हैं। और ये आज नहीं है, बालाकोट में भी ये पूछते थे कि बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, और 30 मरे थे कि 300 मरे थे। और ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी सबूत पूछ रहे थे। मुझे लगता है जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है, उसके लिए जो आपने कहा, शहबाज शरीफ साहब का वो बयान जो वीडियो अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने कहा था 9 और 10 की दरमियानी रात मेरे सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने हमें जगा कर रात को 2:30 बजे कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पे मिसाइल गिरा दी है और नूर खान एयरबेस पर भी मिसाइल गिराई है। अब उससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या रही होगी। और अजरबैजान में जाकर शहबाज शरीफ ने बोला था कि हमने तो सोचा था कि हम फज्र की नमाज के बाद 4:30 बजे अटैक करेंगे, मगर हिंदुस्तान ने उससे पहले 2:30 बजे अटैक करके हमारे कई जो थे वो एयरपोर्ट्स को डैमेज कर दिया था। मुझे लगता है जो सीधा साक्षात सत्य दिखाई पड़ रहा है, उसको कोई न देखना चाहे तो फिर मैं कहूंगा ये दूसरी आंख में भी मोदिया बिंदु